नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है हमारे विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 11 की जो बुक है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 1, इसकी रिवीजन क्लासेस चल रही है। एक क्लास जो है हमने इसकी ले चुके हैं, इसका वीडियो अपलोड है। दूसरी क्लास हमारी चल रही है, ठीक है। तो आज हम इसको जो है दूसरा टॉपिक जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। धन का निकास से हम जो है इसको स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, एक एक बात आपको समझाई जाएगी। अब देखिए, अगला टॉपिक है धन का निकास। धन का निकास मतलब धन को निकालना। कैसे धन, इंग्लैंड जो ब्रिटिश शासन थे या अंग्रेज थे, उन्होंने भारत से धन को कैसे निकाला, ये देखिए। सन 1757 के प्लासी के युद्ध के पश्चात भारत से धन निष्कासन की शुरुआत हुई। यानी जैसे 1757 प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीत जाते हैं, उसके बाद भारत से धन निष्कासन यानी धन निकालने की शुरुआत होती है। धन निष्कासन का तात्पर्य ऐसे धन से है जो भारत से इंग्लैंड को वेतन, भत्तों, पेंशन, कर्जों पर ब्याज, भारत में लगी ब्रिटिश पूंजी की कमाई के रूप में इंग्लैंड भेजा जाता था, और इसके बदले में भारत को कोई भी आर्थिक तथा व्यापारिक प्रतिफल प्राप्त नहीं था। यानी धन निष्कासन अर्थ क्या था? यानी जो भारत से इंग्लैंड को वेतन, यानी इंग्लैंड के जितने भी कर्मचारी जो भारत में काम कर रहे थे, उनका वेतन, उनके भत्ते, उनकी पेंशन, कर्जों पर जो ब्याज दिया गया था वो, और भारत में लेकिन जो ब्रिटिश पूंजी की कमाई थी, इसको क्या इंग्लैंड भेजा जाता था। यानी भारत का धन भारत से बाहर भेजा जाता था। इसके बदले भारत को न तो कोई आर्थिक और न ही कोई व्यापारिक प्रतिफल, यानी कोई भी दोबारा इसका परिणाम नहीं मिल रहा था, यानी कोई भी लाभ भारत को नहीं मिल रहा था। ऐसे धन को तत्कालीन भारतीय राष्ट्र नेताओं ने धन की निकासी कहा। यानी उस समय के जो भारतीय नेता थे, उन्होंने कहा कि यह है धन की निकासी। वाणिज्यवाद विचारधारा के अनुसार आर्थिक निकास उस समय होता है जब किसी देश से प्रतिकूल व्यापार संतुलन के फलस्वरूप सोना और चांदी का निकास किसी दूसरे देश में, यानी वाणिज्यवादी की विचारधारा क्या कहती है कि आर्थिक निकास उस समय होता है, यानी रुपया उस समय, मतलब अर्थव्यवस्था जो रुपये है या धन है उसको उस समय बाहर निकाला जाता है जब किसी देश से प्रतिकूल, यानी उस देश के प्रतिकूल यानी खिलाफ जो है व्यापारिक संतुलन जो है उसके फलस्वरूप सोने और चांदी का निकास किसी दूसरे देश में होता है। प्लासी के युद्ध के बाद भारत की यही स्थिति बन गई। यानी प्लासी के युद्ध के बाद तो भारत में से धन निकास की स्थिति बन गई। इंग्लैंड का भारतीय अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार हो गया, यानी उसी के अधिकार में पूरी भारत की अर्थव्यवस्था आ गई। भारतीय धन का इंग्लैंड की ओर एवरियल प्रवाह, यानी एवरियल मतलब लगातार बिना रुके प्रवाह होने लगा। सर्वप्रथम दादा भाई नारोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन के सिद्धांत को प्रतिपादन किया। यानी सबसे पहले धन निष्कासन के सिद्धांत के बारे में लिखित में कौन सी पुस्तक आती है, तो वो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नारोजी की है। उन्होंने दिया था धन निष्कासन सिद्धांत। दादा भाई नारोजी ने यह स्पष्ट किया कि तत्कालीन भारतीय गरीबी का प्रमुख कारण है धन निष्कासन। यानी उस समय जो भारत की गरीबी थी उसका मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा धन भारत से बाहर ले जाना। क्योंकि जो अधिशेष होता है वह इंग्लैंड में भेज दिया जाता है, यानी जो भी धन बचता था वो भी इंग्लैंड में भेज दिया जाता था। इसे भारत में निवेश नहीं किया जाता, यानी जो भी प्रॉफिट, जो भी बेनिफिट हो रहा था अंग्रेजों को भारतीय से, वो इंग्लैंड भेज रहे थे, भारत में उसका कुछ भी निवेश नहीं कर रहे थे। आय के अतिरिक्त भाग जो अधिक उत्पादन के लिए लगाया जाता है वही नए रोजगार में, यानी आय के अतिरिक्त, यानी जैसे कोई कमाई है उसके एक्स्ट्रा में जो भी उत्पादन के लिए लगाया जाता है भाई उसी से नए रोजगार उत्पन्न होते हैं। परंतु अतिरिक्त आय की लगातार निकासी के कारण भारत में रोजगार संशोधन नहीं हो रहा, लेकिन जो एक्स्ट्रा इनकम थी ना उसको तो लगातार भारत से बाहर भेजा जा रहा था, इसलिए नहीं नया कोई भी रोजगार भारत में नहीं बन रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय धन और पूंजी का एक बड़ा भाग या तो देश के बाहर भेज दिया जाता है अथवा उसका एक पक्षीय ढंग से कर्जे के ब्याज, भारत में लगी ब्रिटिश पूंजी की कमाई और यहाँ पर सेवा करने वाले सैनिक या नागरिक अधिकारियों को वेतन और पेंशन के रूप में निर्यात कर दिया जाता है। यानी दादा भाई नारोजी ने बताया कि क्या होता है कि भारतीय धन और पूंजी का एक बड़ा भाग या तो देश को भेज दिया जाता है या उसका एक पक्षीय ढंग से जो कर्जों की ब्याज है, भारत में जो ब्रिटिश पूंजी की कमाई है और यहाँ पर सेवा करने वाले जो सैनिक और नागरिक अधिकारी थे उनके वेतन और पेंशन के रूप में उसे भेज दिया जाता था। उन दिनों यह दावा किया जाता था कि ब्रिटिश शासन ने भारत को जनमाल की सुरक्षा का लाभ दिया है। इस दावे पर आपत्ति करते दादा भाई नारोजी ने लिखा, यानी ब्रिटिश शासन क्या कहते थे कि हमने भारतीयों को जो है जान और माल की सुरक्षा का लाभ दिया, यानी आपकी जान माल की रक्षा के लिए हमें ये जो है आपको आपसे रुपए ये ले रहे हैं। इस दावे पर आपत्ति करते दादा भाई नारोजी ने लिखा कि कल्पना ये है कि भारत में जान और माल की सुरक्षा है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। यानी कल्पना मान लो कि ये ब्रिटेन के रहते हैं या भारत में जान और माल की सुरक्षा है, लेकिन ऐसी बात कोई भी बात नहीं थी। जान और माल की सुरक्षा एक अर्थ में या
एक तरह से यूँ कहिए कि लोग आपस की या देशी निरंकुश राजाओं की हिंसा से सुरक्षा है, लेकिन इंग्लैंड की जकड़ में कुछ ऐसे है कि संपत्ति की सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। यानी जान और माल की जो सुरक्षा है उसमें ये बात है कि जो लोग आपस की या देशी निरंकुश जो राजा थे उनकी हिंसा से सुरक्षित थे, लेकिन इंग्लैंड की जकड़ में ऐसी थी कि संपत्ति की सुरक्षा बिल्कुल नहीं थी। परिणाम स्वरूप जान की भी सुरक्षा नहीं थी। भारत की संपत्ति सुरक्षित है, यानी भारत की जो संपत्ति थी वो सुरक्षित नहीं है। उसकी संपत्ति को आजकल की दर से 3 या 4 करोड़ पाउंड सालाना हजम कर रहा है। यानी आज की जो मतलब दर माने तो 3 से 4 करोड़ पाउंड जो है सालाना हजम कर रहा था ब्रिटेन उस समय। अतः मैं विनम्रता के साथ कहने का साहस करता हूँ कि भारत जान और माल की सुरक्षा का सुख नहीं भोग रहा है। भारत में लाखों लोगों की जीवन का अर्थ है आधा पेट भोजन, भूखमरी, आकौर और बीमारी। यानी दादा भाई नौरोजी ने कहा कि भारत बिल्कुल भी भारतीय जो लोग हैं वो जान और माल की सुरक्षा सुख नहीं भोग रहे हैं। भारत में लाखों लोगों की जीवन का अर्थ क्या है? आधा पेट भोजन, यानी एक टाइम का भोजन, भूखमरी, अकाल और बीमारी। यही सिद्धांत आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन में जन जागृति का जो है कारण बनता है। दादा भाई नौरोजी के अनुसार सन 1867 से 68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, जबकि जीवन निर्वाह हेतु न्यूनतम 34 रुपये वार्षिक की आवश्यकता थी। यानी 67-68 की बात कही जब भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपये, और उन्हें दिल्ली के मतलब न्यूनतम 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, और जीवन निर्वाह हेतु न्यूनतम 34 रुपये वार्षिक उन्हें आवश्यकता थी। आश्चर्य की बात यह है कि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सन 1867 और 68 में भारत की कारागृहों में बंद जो कैदी थे उन पर व्यय किया गया 21 रुपये से लेकर 53 रुपये तक था। अतः इससे स्पष्ट होता है कि भारत की आम आदमी की जीवन निर्वाह की स्थिति ब्रिटिश काल में सबसे ज़्यादा विकट थी, यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। अब देखो दादा भाई नौरोजी ने बताया कि किस प्रकार से इंग्लैंड में जो है भारत का धन ले जाएगा। तो सबसे पहले आता है गृह व्यय, यानी घर का खर्च। गृह व्यय में उन व्ययों को शामिल किया जाता था जो भारत सचिव और उससे संबंध व्यय थे। यानी गृह व्यय जो थे उसमें वे खर्चे आते थे जो सचिव था और उससे संबंधित खर्चे गृह व्यय कहलाते थे। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों का लाभांश, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पार्टनर थे उनका लाभांश यानी उनका प्रॉफिट, विदेशों से लिए गए सार्वजनिक ऋण, यानी विदेशों में जो भी ऋण लिए गए थे वो, सैनिक और असैनिक खर्चे, यानी सैनिक खर्चे भी असैनिक खर्चे भी, इंग्लैंड में भंडार की खरीद और इंग्लैंड में जो भंडार की खरीद थी वो सब सम्मिलित थे। ये वे सन 1857 के उपरांत बहुत अधिक बढ़ गए, यानी 1857 के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ा। सन 1897 और 97 से 1901 के बीच 24% हो गया था, और 1920 से 21 के बीच में ये बढ़कर केंद्र सरकार के समस्त राजस्व का 40% हो गया था। यानी इस प्रकार इसको लूटा जा रहा था। तो ये था गृह व्यय, यानी जो भारत में यहाँ सचिव थे या अन्य कर्मचारी थे उनका मतलब उनकी जो पेंशन थी या उनके जो कंपनी के भागीदार थे उनके लाभांश थे, जो ब्याज ऋण लिए जा रहे थे, ये सारा जो है गृह व्यय कहलाता है। उसके बाद आता है विदेशी पूंजी और निवेश पर दिया जाने वाला ब्याज। भारतीय राष्ट्रीय आय से ये एक दूसरा महत्वपूर्ण निष्कर्ष था, यानी भारत की जो राष्ट्रीय आय थी उससे दूसरा महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या था? विदेशी पूंजी पर निवेश देने वाला ब्याज। इसके अंतर्गत विदेशी पूंजी पर निवेश, ब्याज और लाभ दिया जाता है। जो विदेश की पूंजी थी, यानी जो मतलब जैसे ब्रिटेन की पूंजी थी, उस पर निवेश और ब्याज का लाभ दिया जाता था। 19वीं ईस्वी के बाद भारत में ब्रिटिश लोगों ने निजी क्षेत्र में बहुत पूंजी का विनिवेश किया, यानी जो निजी क्षेत्र था उसमें ब्रिटेन के लोगों ने बहुत सारे पूंजी लगाई। इस पूंजी पर उन्हें ब्याज और लाभ प्राप्त होता है। इस पूंजी पर जो उन्हें ब्याज और लाभ प्राप्त होता था, ये धन निकासी का दूसरा स्रोत था। यानी जो भी पैसे वो भारतीय या मतलब यहाँ पर मतलब विदेशों में या कहीं पर भी पूंजी निवेश करते, उस पर जो ब्याज और लाभ प्राप्त होता वो था दूसरा स्रोत धन निकासी का। तीसरा स्रोत था विदेशी बैंक, बीमा एवं नौवहन कंपनी। विदेशी बैंक, बीमा, नौवहन कंपनियों ने भारत से करोड़ों रुपए का लाभ कमाए। यानी विदेशी बैंक थे, बीमा और नौवहन कंपनी ने भारत से बहुत ज़्यादा रुपए कमाए। इन कंपनियों ने भारतीय देशी कंपनियों को देश में नहीं पनपने दिया, जितनी विदेशी कंपनियां थी उनको नहीं पनपने दिया, तथा इन्होंने अपने लाभ को भारत में निवेश नहीं करके इंग्लैंड में निवेश किया। यानी इनको जितना भी लाभ हुआ था, जैसे बैंक हो, बीमा हो, नौवहन कंपनियां, इनको जितना लाभ जो भारत में हुआ उसको उन्होंने भारत में निवेश नहीं किया बल्कि इंग्लैंड में निवेश किया। ये था धन निकासी का तीसरा स्रोत। अब देखो भारत से आर्थिक निकासी इस पर दिखाई गई है। 1835 से 39 में 53.47 लाख पाउंड, 1840 से 44 में 59.30 पाउंड वार्षिक, 1845 से 49 में 77.60 पाउंड, 1850 से 54 में 74.58 पाउंड, 1855 से 59 में 77.30 पाउंड, 1860 से 64 के बीच में 173 लाख पाउंड,
1865 से 69 में भी 246 लाख पाउंड और 1870 से 72 में 274 लाख पाउंड ये था। इसके बारे में एक स्टेटमेंट है जॉन सुलिवन का। उन्होंने कहा कि हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में, स्पंज क्या होता है, स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारे से प्रत्येक अच्छी वस्तु ले लेती है और फिर टेम्स के किनारे पर निचोड़ देती है। यानी एक ऐसा स्पंज था जो गंगा से यानी भारत से अच्छी वस्तु लेती है और टेम्स के किनारे यानी इंग्लैंड में उसको निचोड़ देती थी। उसके बाद आ जाता है धन निकासी का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है। नारौदी ने धन निकासी को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी, यानी अनिष्ट जो है बुरे से भी बुरे की संज्ञा दी थी और इसे भारतीय गरीबी का सबसे बड़ा कारण बताया। उन्होंने कहा कि इस धन निकास के कारण देश में पूंजी संगठित नहीं हो रही है, यानी देश की जो पूंजी थी वो इकट्ठा क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि देश का धन तो बाहर जा रहा था, जिससे देश के औद्योगिक विकास की गति बहुत धीमी हो गई। जो औद्योगिक विकास था उनकी गति बहुत धीमी हो चुकी है। भारतीय धन के ब्रिटेन में जाने से इंग्लैंड में औद्योगिक विकास के साधनों की गति बढ़ गई और भारतीय धन था वो इंग्लैंड में जा रहा था, जिससे औद्योगिक विकास और उनके साधनों की गति बढ़ गई। इसका दूसरा घिनौना पक्ष ये भी है कि यह धन पुनः भारत में पूंजी के रूप में निवेश कर दिया जाता था, यानी यह धन था वो पुनः भारत में पूंजी के रूप में निवेश कर दिया जाता था। इस प्रकार भारत का शोषण लगातार बढ़ता जा रहा था, यानी इस प्रकार जो भारत का शोषण था लगातार बढ़ता जा रहा था। नारद ने एक बार ये कहा था कि भारत का धन बाहर जाता है फिर वही धन भारत में ऋण के रूप में वापस आ जाता है, इसके लिए इस ऋण के लिए अधिक ब्याज। यानी दादा भाई नारायण ने कहा कि भारत का जो धन बाहर जाता है वही धन जब भारत में ऋण के रूप में यानी कर्जे के रूप में आता है तो इस ऋण पर ज़्यादा ब्याज मिलता है। एक प्रकार यह ऋण एक दुष्चक्र था, यानी कुचक्र बन गया है। यही दुष्चक्र था भारतीय गरीबी का कारण। इस धन निकास से भारत में रोजगार तथा आय की संभावनाओं पर बहुत ज़्यादा प्रतिकूल यानी विपरीत असर पड़ा। भारत में इस धन निकासी के कारण गरीबी एवं बेरोजगारी दरें बढ़ती जा रही थी, यानी भारत में जो ये आपके धन निकासी थी इससे गरीबी और बेरोजगारी दरें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अब ब्रिटिश काल में भारतीय परंपरागत उद्योगों का पतन कैसे हुआ, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके अगले जो टॉपिक है इनको पूरा कर लेंगे और हो सकता है ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाए। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा लगा, कोई भी आपको शंका हो डाउट हो आप कमेंट कर देना, ठीक है। और आपसे मैं आज कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, जो वीडियो लास्ट तक देखेगा वो इन प्रश्नों के उत्तर जरूर देगा। पहला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ। पहला प्रश्न है, छोटे प्रश्न बना के दे रहा हूँ, ये नोट कर लेना। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, पहला प्रश्न है आपके लिए नोट करने वाला। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। एक तो ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है दादा भाई नारोजी की पुस्तक का नाम बताओ। दादा भाई नारोजी की पुस्तक का नाम। दो ही प्रश्न है, दोनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। तो दो ही प्रश्न पूछे गए। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।